जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, फिर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है, गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और निश्चित ही आपको अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। संगत जी, हम आपको हमेशा अपने सत्संग में प्रेरित करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए सत्संग के अंत में कहानी जरूर सुनाते हैं। संगत जी, सत्संग के माध्यम से तो हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता ही है, लेकिन एक बहुत अच्छी कहानी दिल को कहीं ना कहीं छूती है और उसे हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं उतारने की कोशिश भी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज जो हम सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी के भक्त नितिन अंकल जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से पहली बार 2005 में मिला था। पहली दफ़ा जब हम लोग एम्पायर स्टेट गए तो हमने वहाँ पर लंगर किया, फिर बाद में हम उनके सामने बैठे और हमारी एक फ्रेंड है रोमा आंटी, तो गुरुजी ने हमें इंट्रोड्यूस किया और बताया ये रजत है। रजत जो है वो रोमा आंटी के भाई हैं, उनके भाई के फ्रेंड हैं। तो रोमा आंटी ने कहा कि गुरुजी ये रजत के फ्रेंड हैं। गुरुजी ने मुझ पर गुरुजी नजर डालिए, कहा जानता हूँ, फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं ये। संगत जी, मैं फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूँ। तो मैंने सोचा रजत या रोमा आंटी ने गुरुजी को बताया होगा कि मैं फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूँ। वहीं से हम लोग जब निकले तो हमने गुरुजी से आज्ञा दी। गुरुजी ने हमें कहा कि 31 दिसंबर को बड़े मंदिर आ जाना। संगत जी, हम बड़े मंदिर गए, बट एक्चुअली हमारा प्लान था न्यू ईयर की नाइट को हम फ्रेंड्स के साथ एक फंक्शन अटेंड करते। फिर हमने डिसाइड किया कि पहले हम बड़े मंदिर जाएंगे, फिर बाद में फ्रेंड को ज्वाइन करेंगे। अब संगत जी, ये प्लान तो हमारा था, गुरुजी का प्लान कुछ और था। जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, गद्दी के ठीक सामने हमें जगह मिली तो हम वहाँ बैठ गए। अब हम वहाँ पर बैठ गए तो गुरुजी के सामने से निकल भी नहीं सकते थे। संगत जी, उस दिन गुरुजी से ने लगभग रात के 1 बजे लंगर का आदेश दिया। संगत जी, जिस हम पूरे टाइम गुरुजी के साथ थे। एक्चुअली हमारी जर्नी उसी दिन से शुरू हुई थी। उसके बाद मैं 2-3 दफ़ा गुरुजी के पास गया, जनवरी में भी गया। जितनी बार भी मैं गुरुजी के पास जाता, गुरुजी मुझे हमेशा ही यही कहते, फ्रेंड फ्रॉम फ्रेंड्स कॉलोनी। संगत जी, एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था, तो मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी हमेशा मुझे कहते हैं फ्रेंड्स फ्रॉम फ्रेंड्स कॉलोनी, पर मैं रहता तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। और संगत जी, उसी शाम को जब हम एम्पायर स्टेट गए और लंगर के बाद गुरुजी के पास बैठे, गुरुजी ने मुझ पर नजर डाली। गुरुजी कहते हैं कि नितिन फ्रॉम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। सीधा एक झटके में गुरुजी ने बता दिया कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। अब संगत जी, हमारा जाना रेगुलर हो गया और गुरुजी का आदेश था कि एवरी थर्सडे और संडे हमें जाना हो। तुम हर थर्सडे और संडे जाया करते थे। संगत जी, 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही हमारे एक फ्रेंड ने, उन्हें हम लेके गए थे, हमारे फ्रेंड की वाइफ रिचा को भी, वो भी साथ थी। और जब संगत जी हम सत्संग से निकल रहे थे आज्ञा लेके गुरुजी से, तो सबको फोटोग्राफ दिए गए थे गुरुजी के, और जो फोटोग्राफ थे वो पॉकेट साइज के थे, तो पॉकेट में रखने के लिए दिए गए। तो संगत जी, अगले दिन दोपहर में मुझे फ़ोन आता है, मेरे पास में हरीश मदन अंकुर जी भी बैठे हुए थे, और ये जो फ़ोन था मेरे फ्रेंड की वाइफ रिचा का था। उन्हें मुझे फ़ोन पर बोलती है कि नितिन, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। हमारे स्कूल में एक मेड है जिसका बहुत सीरियस है और वो एम्स में एडमिट है और डॉक्टर कोई चांस नहीं दे रहे हैं, और मैंने यह फ़ोटोग्राफ अपनी मेड को दिया था और मैंने उसे कहा था कि इस फोटोग्राफ को अपने हस्बैंड के तकिए के पास रखो और प्रे करो। तो मैंने कहा कि मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, हमें तो 1-2 हफ्ते ही नहीं हुए हैं गुरुजी के पास आए हुए, बट आई एम श्योर कि आपको एक और फोटोग्राफ मिल जाएगी। और अगले दिन संगत जी, उसी समय रिचा का फ़ोन आता है, हमें बताती है मेड, उसने फ़ोटो जो हमने उसे दिया था रोजे का, उस फोटो को मेड ने तकिए के पास रखा और हम लोगों ने प्रे किया। तो अगले दिन सुबह एक नए डॉक्टर आए और मेरे हस्बैंड पे चेकअप किया, बोला कि यह तो बिल्कुल ठीक है, जाओ इसे फुटबॉल खिलाओ। संगत जी, हमने डिस्चार्ज पेपर भी बना लिया। मेड कह रही है कि कल तक तो ये लोग कह रहे थे कि जिंदा ही नहीं रहेंगे और आप कह रहे हैं कि बोले जाओ फुटबॉल खिलाओ। जब ये बात रीचा में बता रही थी तो आधी रोती जा रही थी, आधी हंसती जा रही थी। इसी रात हम लोग गुरुजी के पास गए, लंगर करके हम गुरुजी के पास सामने बैठे, माथा टेका। तो हमने गुरुजी की तरफ रिचा ने एक नज़र भर के देखते हैं, कहते हैं कि रिचा, तेरी मेड का काम हो गया। एक फ़ोटो से तो हम सबको सीधा पता चल गया कि जो कुछ भी कराया होगा वो गुरुजी ने ही कराया। संगत जी, हम ऐसे जाते रहे और एक दफ़ा जब हम लोग गए तो गुरुजी ने उस पर नज़र डाली, मुझे कहा कि अंकल तेनू की लोड़ है,
नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने वहाँ पर मौजूद संगत से पूछा तो संगत ने मुझे कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि आपको गुरुजी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आप जो सोच रहे हो वो भी गुरुजी को पता है। संगत जी, यह बात आगे जाकर के बिल्कुल सही साबित हुई। बस हम लोग ऐसे ही जाते रहे। मैं अपने पेरेंट्स को भी ले गया, इन लॉज को भी लेके गया था। गुरुजी ने उन्हें बुलवाया था। गुरुजी ने मेरे पेरेंट्स को, मेरे इन लॉज को, सबको ब्लेसिंग थी। जब मेरे पेरेंट्स गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने मेरी मदर को एक निगाह पर के देखा और कहा, गुरुजी कहते हैं कि तेरी माँ तो मेरे पास पहले आई हुई है, बस हेलो हाय करके चली गई। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब हम लोग बाहर निकले तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी क्या मतलब है इस बात का। मम्मी कहती है, मैं 3-4 साल पहले ग्रेटर क्लास गई थी, वहाँ पर मंदिर था, वहाँ मैं मिली हूँ और उस समय मुझे लंगर का पता नहीं था, तो मैं वहाँ बैठी और घर निकल गई। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमें गुरुजी ने बता दिया था। मेरी मदर को तो याद भी नहीं था, लेकिन गुरुजी को पूरा याद था। संगत जी, मई के महीने में मैं एक दिन गुरुजी के पास जा रहा था। संगत जी, मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे गले में चेन की तरह खारिश होने लगी। संगत जी, मेरा पहला साइन होता था कि मुझे अस्थमा अटैक आने वाला है। मुझे ज़िंदगी पर संगत जी अस्थमा अटैक बहुत आते रहे हैं और उससे पहले संगत जी 10 से 15 साल में मुझे कम से कम 2 या 3 अटैक होते थे। संगत जी, जैसे ही मुझे खारिश हुई, ड्यू टू द चेंज ऑफ द सीज़न और उस पर पोलन ग्रेस वगैरह रहती है, उसी समय मैं माइंड में चलता रहा कि अरे ये टाइम आ गया और मुझे अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैंने कांच की खिड़की में से बाहर जाकर ऊपर देखा तो मुझे सारे स्टार्स दिख रहे थे। जब स्टार दिखे तो मैंने सोचा, अरे अब तो बारिश की भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि संगत जी तो बारिश हो जाती है तो ये जो पोलन है वह कम हो जाती है, मेरी है प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। तो मैंने देखा कि बारिश के भी चांस नहीं है और मैंने इससे ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। मैं गाड़ी चलाता रहा, गुरुजी के पास बड़े मंदिर में पहुंच गया। संगत जी, मैं 10 से 15 मिनट बैठा हूँ और पूरे साउथ दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हो गई। संगत जी, कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा बारिश होती रही। 15-20 मिनट पहले बहुत आसमान क्लियर था, कोई चांस नहीं था बारिश का। 10-15 से 20 मिनट बाद इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ सोच भी नहीं सकते थे। पर संगत जी, फिर भी मेरे माइंड में चल रहा था कि शायद उनसे नहीं यह करवाया। मैंने लंगर लिया। लंगर करने के बाद मैं उनके पास आज्ञा लेने के लिए गया तो गुरुजी ने मुझे देख करके कहते हैं, वादवा अब तो वर्षा भी हो गई, चाहे कर। उस समय संगत जी में स्ट्राइक हो गया। गुरुजी ने ही ऐसा करवाया है और मैंने बारिश की बात की तो उन्होंने बारिश करवा दी। संगत जी, एक्चुअली 2006 मई महीने की बात हो। संगत जी, इस बात को 18 साल हो गए हैं। तब से लेके आज तक मुझे एक भी अस्थमा अटैक नहीं हुआ, हालांकि मैं ज़्यादा ख्याल भी नहीं रखता। जब गुरुजी ने मेरा अस्थमा भी ख़त्म करवा दिया। अब संगत जी, हम 1-2 महीने बाद वहाँ गुरुजी के पास बैठे हुए थे। गुरुजी मेरी तरफ नज़र करते हैं। हम बैठे ही थे, लंगर के बाद मुझे कहते हैं कि जा घूमा। मैं अपने माइंड में सोचते रहा कि मैं घूमाऊँ, कहाँ घूमाऊँ। सीधा मुझे गुरुजी का जवाब आ जाता है, मुझसे कहते हैं, जब दिल्ली से बाहर जा। जब हम लोग बाहर निकले तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि आपका तो कसौली में घर है, चलो 3-4 दिन वहीं चलते हैं। और हम लोगों ने प्लान बनाया, 3-4 दिन हम लोग वहाँ पर घूम कर आए। घूम कर आने के बाद हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास आप कहते बैठे हुए थे तो गुरुजी मेरी तो देख के कहते हैं, घूमा है, छुट्टी बनाए। तो मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। अब 5 मिनट के बाद फिर कहते हैं मुझे जा घूमा। तो मैं अपने मन में सोच रहा था कि घूमाऊँ, मैं अभी तक घूम के आया हूँ, अब कहाँ जाऊँगा घूमने के लिए। तो गुरुजी मुझे देख के कहते हैं कि जब बंगलोर घूमा। पर संगत जी, हमें समझ में नहीं आया कम बड़ा आना बंगलोर क्या था ये। तो हम बाहर निकले तो मैंने हरीश को बोला कि चलो ऑफिस में बैठते हैं कल और डिसाइड करते हैं कहाँ घूम करके आना है। संगत जी, अगले दिन जब हम ऑफिस गए, हमने कंप्यूटर खोला तो हमें एक मेल आया हुआ था। वह जो मेल था वो बेंगलोर से ही एक कंपनी का मेल था। उसमें लिखा था कि आप ज़रा हमें मिलने आएंगे, हमें आपसे बिज़नेस की बातें करनी है। आप पैकेजिंग में काम करते हैं और हम आपके पैकेजिंग मटेरियल में इंटरेस्टेड हैं, हमें आपके पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत है हरिद्वार में। तो हमने सोचा कि कुछ दिन रात में बोला और यह हमें बेंगलोर बुला रहे। संगत जी, बेंगलोर चले गए तो उस कंपनी ने बोला, हमारी एक फैक्ट्री लग रही है हरिद्वार में, हम सोचते हैं कि आप भी वहाँ एक फैक्ट्री डाल लें और आप हमें पैकेजिंग सप्लाई करो। तो हमने कहा कि हम कर देंगे। हम छोटा एक प्रेजेंटेशन बना कर लेकर तो गए थे। तो जब उन्होंने हमें पैकेजिंग के अप्लाई करने के लिए कहा तो मैंने कहा कि हम कर देंगे और हम एक दूसरी प्रेजेंटेशन बना करके आपको दिखा देते हैं। और हमने अपना प्रेजेंटेशन दिखाया। प्रेजेंटेशन देखने के बाद वह आदमी बोला, उस आदमी ने कहा कि हाँ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, अब आप यह बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो हमने कहा कि हमें एक लेटर दे दीजिए। तो उन्होंने अपने जूनियर को बुलाया और कहा कि लेटर दे दो। जूनियर ने हमें कहा
कि आप खुद अपना लेटर बना लो, मैं साइन कर दूँगा। हमने अपने फेवर में लेटर बनाया, उन्होंने साइन भी कर दिया और उसने अपने बॉस से अप्रूव भी करा दिया और हमें लेटर दे दिया। शंकर जी, जब मैं पहले उस कंपनी में जाता था तो मुझे 3-4 घंटे वेट करना पड़ता था, लेकिन यह हमारा काम 1-1.5 घंटे के अंदर ही पूरा हो गया। फिर हम वापस आए दिल्ली गुरुजी के पास बैठने के लिए। जैसे ही हम बैठे तो गुरुजी ने मुझे और हरीश को देखते हुए कहा कि चिट्ठी ले आए हो, जाओ झंडा गाड़ दो। तो हमें फिर समझ में नहीं आया, झंडा गाड़ दो। तो फिर गुरुजी ने कहा जाओ रामदेव कॉल, झंडा गाड़ दो, और रामदेव का हरिद्वार में ही है, आप सबको पता है। तो संगत जी, उसके बाद हमने थोड़ा काम शुरू किया ये फैक्ट्री लगाने के लिए। तो फैक्ट्री लगाने के लिए हम ज़मीन ढूंढ रहे थे। हमें एक ज़मीन मिली, वह काफ़ी जल्दी मिल गई थी। तो हमें जल्द से ज़्यादा संगत जी, हमें वो एक 6 हफ्ते में ज़मीन मिल गई। ज़मीन का हम एडवांस दे करके गुरुजी के पास आ गए। संगत जी, आप सोचो कि हम उस ज़मीन का एडवांस दे करके जब गुरुजी के पास पहुँचे, गुरुजी ने कहा कि वो ज़मीन काम की नहीं है। कहने लगे गुरुजी कि यहाँ नहीं होगा कुछ। हमने कहा नहीं गुरुजी, बिल्कुल ठीक है, हमने ले ली और हम एडवांस पैसा भी दे के आ गए। उसके बाद गुरुजी ने हमें कुछ जवाब नहीं दिया। अब हमने उस ज़मीन पर काम शुरू कर दिया। हम उस ज़मीन पर काम कर ही रहे थे, बाहर से लोगों से हम सबसे मिल रहे थे, कनेक्ट बना रहे थे। और संगत जी, जब जिस दिन हमें ज़मीन के रजिस्ट्री कराने जाना था, उसके 1 दिन पहले हरीश का फ़ोन आया। उसने कहा कि ये ज़मीन तो बेकार है और हमारे नाम हो ही नहीं सकती, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। और संगत जी, फिर हमने डील कैंसिल की। अब हमें अपनी अगली टेंशन यह थी कि ज़मीन के जो हमने पैसे दे दिए एडवांस में, वो सामने वाली पार्टी हमें पैसा देगी, लेकिन गुरुजी की दया से उसने 1-1 रुपया हमारा लौटा दिया और फिर वो हमसे ज़मीन कैंसिल करा दी हमने। और फिर हमें 1-2 महीने तक नई ज़मीन ढूंढते रहे, लेकिन संगत जी हमें ज़मीन नहीं मिली। तो हम 1-2 बार गुरुजी के पास लंगर करने के लिए गए। जब हम गुरुजी के सामने बैठे तो हमने हरीश अंकल को बोला कि ज़रा आप आगे रह करके पूछो गुरुजी से। बस जैसे ही हरीश ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने बस 1 सेकंड लगाया और कहा तेनू ज़मीन मिल गई। मैं आख्या, और हम संगत जी बहुत खुश कि बस गुरुजी ने बोल दी है, अब तो ज़मीन मिल ही जाएगी। फिर वही 1 महीना 6 महीने निकल गए और हमें ज़मीन मिल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने हरीश को बोला कि हरीश एक बार फिर पूछ गुरुजी से। तो हरीश ने बोला गुरुजी से कि गुरुजी वो ज़मीन नहीं मिल रही। तो गुरुजी गुस्सा हो गया। गुरुजी जब गुस्सा हुए तो उन्होंने कहा कि बार बार नहीं पूछते, ब्लेसिंग्स कम हो जाती है, एवं ही लंगर नहीं खिलांदा, मैं आप तो तन मिल जाऊंगी ज़मीन, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम यह काम अकेले कर सकते हो तो तुम यह अकेले नहीं कर सकते, मेरी ब्लेसिंग्स के बिना ये काम नहीं कर सकते। हम चुप हो गए संगत जी। उस दिन गुरुजी ने बहुत ज़्यादा झाड़ा और आज्ञा लेकर के हम चुप होकर के बाहर खड़े हो गए पेड़ के पास। हम बाहर में, मैं और हरीश ही बाकी अंदर थे, पर हम सब लोग, वो हरीश ही बाहर थे, बाकी सब लोग अंदर थे। हम लोग वहाँ बाहर खड़े हुए तो हरीश ने मुझे कहा कि यार तूने डांट पड़वा दी। उसी समय हमें वहाँ पर जग्गी अंकल आते हुए देखे। तो संगत जी, जग्गी अंकल हमें आके कहते हैं कि भाई मुँह लटकाए हुए क्यों खड़े हो। तो हमने कहा कि अभी भी गुरुजी से हमें डांट लग गया। तो जग्गी अंकल का रिएक्शन था, अरे मुबारक हो। तो उसने कहा ये क्या बोल रहे हो आप, मुबारक हो क्यों बोल रहे हो। तो कहने लगे जग्गी अंकल, गुरुजी की जो डांट होती है वो सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग होती है उसमें, और हम बहुत खुश हो। तो फिर उन्होंने हमें बोला कि चलो अंदर आओ। संगत जी, सच में गुरुजी के आशीर्वाद से हमें ज़मीन मिल गई। हमने फैक्ट्री का काम शुरू कर दिया। संगत जी, हमारी मशीन सब कुछ सही चल रही थी और अगले दिन इनॉग्रेशन थी। हम जो भी पेपर डाल रहे थे वो सारा फट कर बाहर आ रहा था, कोई एक सिंगल बोर्ड भी हमारा ठीक नहीं आया और काफ़ी पेपर हम लोगों ने उस समय वेस्ट किए और मशीनें चल रही थी। अगले दिन सुबह तो इनॉग्रेशन है और मशीनें भी चालू नहीं कर पाई। उसी समय मेरा ड्राइवर आया, मेरी वाइफ ने 20-25 गुरुजी की फ़ोटो जो है वो फ्रेम करवा करके भेजी थी। तो हमने उन फ़ोटोज़ को निकाला, साफ़ किया। तो हमने डिसाइड किया कि जो पहली फ़ोटो है वह शॉप के फर्स्ट फ्लोर पर ही लगाएंगे। संगत जी, जैसे ही हमने दीवार पर फ़ोटो लगाई, पीछे मुड़ के देखा, बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मशीन में से बिल्कुल एग्जैक्टली साफ़ सुथरी क्लियर फ़ोटो अपने आप आने लग गई। संगत जी, उससे 1 मिनट पहले तक मशीन से बिल्कुल ही बेकार आउटपुट आ रहा था। एनीवे संगत जी, वो फैक्ट्री गुरुजी ने चालू करवाई। उन्होंने ये आदेश दिया था बेंगलोर जाने के लिए और अभी भी गुरुजी संभाल रहे हैं। बीच में हमको बहुत प्रॉब्लम होती थी संगत जी, फैक्ट्री में बहुत दिक्कत आती थी, और जब भी दिक्कत आती थी मैं और हरीश यही बात करते थे कि देख गुरुजी ने लगवाया और संभालेंगे भी वही, चलाएंगे भी वही, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं संगत जी।
वो समय भी बीता हमारा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ आज भी वो कंपनी चल रही है। संगत जी, एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में बैठा हुआ था, ये जुलाई अगस्त के समय की बात होगी, ऑन एंड अराउंड 2006 की बात है। वहाँ पर गुरुजी कभी कभी किसी को बुलाते थे अपने पैर दबाने। मैं वहाँ बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि गुरुजी पैर दबाने बुलाएंगे, इतने सारे लोग हैं मेरे आगे, तो अपना नंबर तो आएगा ही नहीं। बस मैं सोच ही रहा था, इतने में गुरुजी ने आदेश दिया कि ज़रा और अपना राइट पैर आगे किया और बोला कि इसे दबाओ। मैं उनके पैर दबाने लगा और मैं जैसे जैसे दबाता जाऊँ गुरुजी बोले और जोर से दबा, पूरी ड्यूटी का। संगत जी, मैं बहुत ताकत से पैर दबा रहा था। जब मैं पैर दबा रहा था तो गुरुजी के पैर में से लमसा आ रहा था और जब मैं दबाता हूँ तो वो गायब हो जाता है। मैं हाथ हटाता वापस आ जाता। संगत जी, मैं बहुत देर तक दबाता रहा, मेरी बाहें दर्द करने लग गई, पर मैं रुका नहीं। जब गुरुजी को लगा कि उनके मुताबिक हो गया है तो मुझे कहते हैं, जा बैठ जा ऐश कर। तो बाद में गुरुजी ने रोमा आंटी को बोला कि मैंने नितिन का कल्याण कर देता है। आप संगत जी, जो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया वो तो यही जानते हैं कि वो आशीर्वाद क्या था, क्या कल्याण किया था। संगत जी, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि गुरुजी का मैं दायित्व था कि थर्सडे और संडे आने के लिए, और एक थर्सडे गुरुजी ने हमें आदेश दिया कि कल आ जाना। मैं मन ही मन सोच रहा था संगत जी कि कल तो फ्राइडे है। तुरंत गुरुजी ने मुझे जवाब दिया, अलाउड है और जल्दी आना। हम 6 बजे एम्पायर स्टेट चले गए तो गुरुजी साइड वाले बोर्ड पर बैठे हुए थे। वहाँ पर 5-6 लोग ही नीचे बैठे थे। वहाँ पर मैं मेरी वाइफ जाके नीचे बैठ गई। हमने देखा कि गुरुजी जो है वहाँ पे रोमा आंटी खड़ी हैं उनके पास। गुरुजी रोमा आंटी से बात कर रहे थे। थोड़ी देर में गुरुजी रोमा आंटी से कहते हैं, रोमा आंटी, फ़ोटो से अमृत आ रहा है। हम सब लोगों ने उठ करके देखा तो एक्चुअली उस फोटो में से अमृत आ रहा था। संगत जी, बहुत बहुत फ्रेगरेंस आ रही थी। थोड़ी देर में गुरुजी बोलते हैं कि उस वाली फ़ोटो में से भी आ रहा है। तो हम लोग बस सब दूसरी तरफ भागते हैं देखने के लिए। फिर गुरुजी कहते हैं ऊपर भी आ रहा है। फिर कहते हैं गुरुजी के सारे फ़ोटो से अमृत आ रहा है। संगत जी, वाइफ ने और मैं उस दिन एम्पायर स्टेट में सारे फ़ोटोओं से अमृत आ रहा है दयानंद जी। और उसी दिन संगत जी, गुरुजी ने लंगर के बाद हवा में से महाप्रसाद निकाला, हम सबको थोड़ा प्रसाद दिया, ब्लेसिंग्स दी। अब संगत जी, दिसंबर के महीने में गुरुजी हमें चंडीगढ़ लेकर के गए शादी में। संगत जी, मैं आपको यह सत्संग इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी छोटी से छोटी ख्वाहिश और हमारी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश गुरुजी को सब कुछ पता है। संगत जी, यहाँ से कम 90 या 100 के करीब गाड़ियाँ गई होंगी चंडीगढ़ शादी में, जीरकपुर के पास। गुरुजी की गाड़ी और 2-3 और गाड़ियाँ राइट हो गई और हमने देखा नहीं, मिस हो गए और मैं सीधा ही निकल गया चंडीगढ़ की तरफ। और मेरे पीछे भी 2-3 गाड़ियाँ आई और बाकी गाड़ियाँ गुरुजी के पीछे चली गई। बस संगत जी, हम 2 या 1.5 किलोमीटर गए होंगे कि हमें ख्याल आया कि शायद हम गलत रास्ते पर, क्योंकि बाकी गाड़ियाँ नहीं दिख रही। संगत जी, हमने उतना ही सोचा कि सामने एक पुलिस वैन खड़ी थी और वहाँ पे एक पुलिस वाला हमें हाथ दिखा के बुला रहा है। हम जब उसके पास गए तो हमने बोला हाँ जी, तो हमसे पूछता है कि गुरुजी के साथ में हो, तो हमने कहा हाँ जी। तो पुलिस वाला हमें बोलता है कि आप लोग मुझे फॉलो करो, आप लोग गलत आ रहे हैं। और गुरुजी ने मुझे ये पहले ही भेज दिया कि हम लोग यहाँ आएंगे, वो गलत रास्ते पर होंगे, उन्हें अपने साथ लेकर के आओ। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने पहले ही दिखा दिया हम लोग रास्ते से भटके हैं। हमें लाने के लिए गुरुजी ने ऑलरेडी वहाँ पर पुलिस का इंतजाम भी कर दिया। तो फिर वह पुलिस वाला हमें जीरकपुर के पास से शादी वाली जगह पे ले गया। अब जब शादी हुई तो गुरुजी, शादी के बाद गुरुजी सबके लड्डू दे रहे थे। सब लोग लाइन में खड़े थे। हमने देखा गुरुजी सबको 2-2 लड्डू दे रहे हैं। उस समय संगत जी, मैंने लंच किया नहीं था, बहुत लाइट लंच किया था। उस समय मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने अपने मन में सोचा कि अरे, उस समय संगत जी मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने मन में सोचा अरे मेरा 2 से तो कुछ भी नहीं होगा, 3 लड्डू, मुझे तो 3 लड्डू चाहिए। और संगत जी, मेरा टाइम आया तो गुरुजी ने मेरे हाथ में 3 लड्डू रखे। संगत जी, हम पूरा दिन उसके बाद खाते ही रहे। हमने लंच भी किया और लंच करने के बाद हम किसी के घर भी गए थे, उन्होंने भी वहाँ पर लंगर सर्व किया और फिर से गुरुजी ने प्रसाद बांटने शुरू किए और सब लाइन में खड़े हो गए थे। और फिर से गुरुजी सबको 2-2 लड्डू दे रहे थे। लेकिन मेरी अब हिम्मत नहीं थी कि मैं लड्डू खा पाऊँ। मैंने सोचा कि अरे 2 लड्डू कैसे खाऊंगा, मेरे को एक ही मिल जाए तो ठीक है। संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास पहुँचा, गुरुजी ने मेरे हाथ में वाकई में 1 लड्डू रख दिया। संगत जी, यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं, हमारे मन में हम क्या सोच रहे हैं सब कुछ गुरुजी को पता है। छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक हमारे नीड, हमारा सब कुछ गुरुजी को पता है। हमारे क्या क्या अच्छा लगता है और हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे से ज़्यादा गुरुजी हमारे लिए बेटर जानते हैं।
संगत जी मेरी तो सोच हमेशा से यही रही है कि गुरु जी को ज़्यादा बेटर पता है कि हमें कौन सी ब्लेसिंग कब और कैसे चाहिए। संगत जी मैं तो बस यही जानता हूँ कि हमारा बेटर गुरु जी को ज़्यादा मालूम है, और मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी चाहे आप जैसा मेरे वैसे आप हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को चलाएं, हम पर कृपा बनाए रखें, हम पर अपनी दृष्टि बनाए रखें, हमारा हाथ पकड़ के रखें और सारी संगत को ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी वैसे की तरह सत्संग कांत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक दिन की बात है संगत जी, एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक ऐसा छात्र भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कैबिन में बुलवाया, पूछा तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, तुम परेशान हो क्या? तो वो छात्र कुछ हिचकिचाते वो बोला कि सर वो मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो वो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुला के बिठाया, फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, यह लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में ले लिया। जैसे ही एक घूंट पिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देखकर प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? छात्र कहने लगा, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। तो प्रोफेसर ने कहा, अरे अब तो बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र के हाथ से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाइए तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर साहब गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने। फिर प्रोफेसर ने उससे कहा कि शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है, इसमें घुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बेस्वाद अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जिंदगी का हिस्सा ही है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोल के शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बेस्ट अनुभव को बोलने के लिए जीवन में मिठास तो बोलनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ तो अपने जीवन में मिठास घोलूं। प्रोफेसर की बात छात्र को समझ आ गई। उन्होंने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। संगत जी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद करके दुखी होते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे बुलाया तो जा सकता है, और उन्हें बुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।